हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस क्यों शुरू किया गया, इसके अंदर क्या क्या घटनाक्रम रहे और इसका क्या रिजल्ट रहा, क्या सिग्निफिकेंस रही, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं। तो 1927 में साइमन कमीशन अपॉइंट किया जाता है और इस साइमन कमीशन का काम होता है कि इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आने हैं वो ये साइमन कमीशन सजेस्ट करेगा। लेकिन इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं सभी के सब ब्रिटिश होते हैं, मतलब कि गोरे लोग होते हैं, और एक भी भारतीय को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। तो इस चीज़ को इंडियंस एक इंसल्ट की तरह मानते हैं और जहाँ पर भी वो साइमन कमीशन जाता है इंडियंस उसका बॉयकॉट करते हैं। तो ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बिरकन हेड को ये बात पसंद नहीं आती, वो इंडियंस को चैलेंज कर देते हैं कि मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। तो इंडियंस अपना एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करते हैं उनके चैलेंज को स्वीकार करते हुए, और उसका नाम होता है नेहरू रिपोर्ट। और ये नेहरू रिपोर्ट एक तरीके का ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसे वो ब्रिटिशर्स को भेजते हैं कि अगर आपने इसे एक साल के अंदर स्वीकार नहीं किया तो हम अपना गोल जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देंगे। और ऐसा ही होता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स इस रिपोर्ट को नकार देते हैं और फिर जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बनते हैं लाहौर के ऐतिहासिक सेशन में 1929 में, और वो कांग्रेस का गोल डिक्लेयर कर देते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इसी के साथ ये बात कही जाती है कि अब से 26 जनवरी पूर्ण स्वराज डे की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा। और जिस समय वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं उस समय वो भारत का झंडा भी होस्ट करते हैं, ट्राई कलर फ्लैग। यहाँ फोटो में देख सकते हैं आप, उस समय इस पर चरखा होता था। और दिसंबर 31 को रावी नदी के किनारे रात के समय इनकलाब जिंदाबाद के स्लोगन के बीच पहली बार भारत का झंडा फहराया जाता है। तो इसी के साथ ये भी डिक्लेयर किया जाता है कि इस इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए जो रास्ता अपनाया जाएगा वो सिविल डिसोबीडियंस का मेथड यूज़ किया जाएगा। और इस मेथड को यूज़ करने के लिए जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है वो पूरी पावर दे देती है गांधी जी के हाथ में, कि गांधी जी जैसे चाहे जहाँ चाहे इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे और इसी के थ्रू इंडिया जो है अपनी इंडिपेंडेंस अटेन करेगा। तो गांधी जी बहुत सोचते हैं और बहुत सोचने के बाद उनके दिमाग में आइडिया आता है कि ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जिसके जिससे भारत का हर नागरिक जो है इस मूवमेंट के साथ कनेक्ट हो सकता है। और उनके दिमाग में आइडिया आता है कि सॉल्ट एक ऐसी वस्तु है जो अमीर गरीब और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर कोई यूज़ करता है, और इससे हर एक भारत का नागरिक इफ़ेक्ट होता है। और इस सॉल्ट के ऊपर लगभग 60 to 70% टैक्स लगा रखा होता है ब्रिटिशर्स ने। और ये उनका जो उनको रिवेन्यू आता है उसके टोटल 50% रिवेन्यू सॉल्ट के थ्रू आता था। तो गांधी जी लॉर्ड इरविन को एक चिट्ठी भेजते हैं जिसके अंदर उन्होंने 11 डिमांड्स रखी होती हैं, और उन्होंने कहा होता है कि अगर ये 11 डिमांड्स नहीं मानी गई तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। और इन 11 डिमांड्स में कई सारी डिमांड्स होती हैं, जैसे आर्मी के ऊपर एक्सपेंडिचर कम करो, और लैंड रेवेन्यू जो है जो किसानों से कर वसूला जाता है उसे आधा कर दिया जाए। और इसी के साथ जो मेजर एक डिमांड होती है वो होती है सॉल्ट टैक्स की, कि अगर आपने सॉल्ट टैक्स नहीं हटाया तो मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दूंगा। तो लॉर्ड इरविन इसका खत का कोई जवाब नहीं देते हैं। तो गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो सॉल्ट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह शुरू करेंगे। तो इस सॉल्ट एक्ट का बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। तो भारतीय लोग पहले अपना सॉल्ट खुद बना सकते थे, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता था। लेकिन जब ब्रिटिश जैसे जैसे भारत की जगहों पर कब्जा करने लगे उसके बाद 1882 में उन्होंने सॉल्ट एक्ट लेके आ गए, जिसके बाद ब्रिटिश की मोनोपोली हो गई सॉल्ट की प्रोडक्शन के ऊपर। और उसके बाद से सॉल्ट को खुद बनाना एक गैर कानूनी था, एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। तो गांधी जी ने इरविन को ये भी खत में लिखा कि देखो,
मैं साबरमती आश्रम से इस तारीख को शुरू होऊंगा और सारे देश में मतलब गुजरात के सभी हिस्सों में होता हुआ डांडी में पहुंचूंगा। और डांडी में पहुंच के मैं खुलेआम साल्ट बनाऊंगा, आपको जो करना है कर लो। तो लॉर्ड इरविन ने इसे भी नकार दिया कि नमक तोड़ के को क्या आज़ादी पालोगे तुम। तो उसके बाद गांधी जी साबरमती आश्रम से यात्रा करने वाले होते हैं 12 मार्च को, और पहले ही हज़ारों की मात्रा में लोग आश्रम पे इकट्ठे हो जाते हैं इस आंदोलन के बारे में सुन के। 10,000 के लोग, करीब लोग साबरमती आश्रम पे इकट्ठे हो गए होते हैं। फिर गांधी जी अपने 78 फॉलोअर्स के साथ इस यात्रा को शुरू करते हैं और धीरे धीरे इन सब जगहों से होते हुए, और इस बीच में और भी कार्यक्रम चलते रहते हैं। जैसे जैसे वो इन जगहों पे गुजरते हैं, वहाँ पर रास्ते में महिलाएं जो होती हैं सड़कों के किनारे पे बैठे हुए चरखे पे खादी बना रही होती हैं, और ढेर सारे लोग यहाँ इन सब जगहों से गांधी जी के साथ जुड़ते जाते हैं। लगभग 50,000 के करीब लोग गांधी जी के साथ ही इकट्ठे हो जाते हैं। और इस ये जो लोगों की इतनी बड़ी भीड़ दांडी तक जारी होती है, इसको वाइट फ्लोइंग रिवर भी कहा जाता है, एक सफ़ेद नदी, क्योंकि सभी ने खादी पहनी होती है, तो इसलिए इसे सफ़ेद नदी भी कहा जाता है। और इसी बीच साथ में गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू भी जुड़ जाती हैं, और भी काफ़ी सारे जो भारत के अहम लीडर्स हैं वो भी गांधी जी के साथ जुड़ जाते हैं। तो 6 अप्रैल को सुबह सुबह गांधी जी दांडी में इन सभी हज़ारों लोगों के सामने अम, समुद्र के पानी को डिस्टिल करके नमक बनाते हैं, और उसी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। और इस सिविल डिसोबीडियंस जैसे ही गांधी जी अपना शॉर्ट मार्च कर चुके होते हैं, और सब जगह भी जितने भी कांग्रेस के लीडर्स हैं वो अपना रिस्पेक्टिव शॉर्ट मार्च स्टार्ट कर देते हैं। जैसे तमिलनाडु में राजा गोपालाचारी जी ने शॉर्ट मार्च किया। इन्होंने त्रिची से वेदेरम तक तमिलनाडु में शॉर्ट मार्च किया, और यहाँ आप देख सकते हैं इनके साथ भी इतने सारे हज़ारों की मात्रा में फॉलोअर्स इकट्ठे हो गए होते हैं। फिर केरल के अंदर मालाबार रीजन में केलप्पन ने कैलिकट से पायनूर तक शॉर्ट मार्च किया। तो ये एक बहुत पॉपुलर मूवमेंट हो जाता है। विलेजेस में लोग क्या करते हैं, अपने विलेज से सुबह सुबह निकलेंगे और शाम तक कोस्टल एरिया तक पहुंचेंगे, और वहाँ पे जाके सॉल्ट जो है बनाएंगे, और सॉल्ट बना के वो रात को किसी और विलेज में जाके ठहरेंगे। और अगले दिन क्या होगा, जिस विलेज में वो जाके ठहरे होते हैं उस विलेज के लोग सुबह सुबह जाएंगे, वो सॉल्ट बना समुद्री तट पे जाके सॉल्ट बनाएंगे, और फिर वो वापस आएंगे। तो ऑल ओवर इंडिया का सॉल्ट लॉ का ओपनली उसको सॉल्ट लॉ तोड़ने लग जाते हैं लोग, और सब जगह ये फैल जाता है। सिमिलर मार्चेस होती हैं आसाम में भी, आंध्र प्रदेश में भी, सब जगह गैर कानूनी ढंग से सॉल्ट बनाना तैयार हो लोग बना रहे होते हैं। और इसके अलावा क्या क्या एक्शंस जो थे इसके अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में करने थे वो भी देख लेते हैं, जो गांधी जी ने डायरेक्शंस दी थी। जहाँ पर भी पॉसिबल हो सॉल्ट बनाना है, और फ़ौरन जो बाहर की जो दारू है और बाहर विदेशी कपड़ों का उनका बायकॉट करना है। और इसमें महिलाओं ने बहुत ही अहम रोल निभाया। महिलाएं सुबह से रात तक इन विदेशी कपड़ों की और दारू की दुकानों के आगे खड़ी रहती थी, और लोगों को पीसफुल तरीके से वो कहती थी कि उनको समझाती थी कि आपको अ, इन चीज़ों को क्यों नहीं लेना चाहिए। तो एक बहुत इस मूवमेंट में महिलाओं का मेजर रोल रहा। उसके अलावा इसकी गांधी जी के डायरेक्टिव्स में था कि टैक्सेस जहाँ पर भी हो सके नहीं देने हैं। तो काफ़ी सारे पीजेंट्स ने टैक्सेस नहीं दिए, उनकी ज़मीनें हड़प ली गई। फिर भी उसके बाद वो काफ़ी समय तक सरकार के खिलाफ डटे रहे। और लॉयर्स को बोला गया कि अपनी प्रैक्टिस छोड़ सकते हैं। पब्लिक को बोला गया कि कोर्ट्स को अवॉइड करिए जहाँ तक हो सके। और गवर्नमेंट सर्वेंट्स को बोला गया कि जो भी आपकी बैंक की, सिविल सर्विसेज की वगैरह की जॉब है वो छोड़ दीजिए। तो इसमें भी काफ़ी सारे लोगों ने भाग लिया। और ये सारी जो कंडीशंस थी ये ट्रूथ और नॉन वायलेंस के तरीके से ही करनी थी, मतलब किसी भी तरीके से हिंसा का रूप नहीं लेना है। और अगर कोई मेन लीडर अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद लोकल लीडर्स को फॉलो कीजिए। तो इसके लिए पिछले काफ़ी सालों में काफ़ी मेहनत की थी गांधी जी और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने इस मूवमेंट को सफल बनाने के लिए। तो ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट था, और इस तरह का मास मूवमेंट ना इससे पहले कभी और ना इसके बाद कभी पूरे इंडिया में हुआ है। तो उसके बाद पेशावर के अंदर
सिचुएशन ये होती है कि वहाँ पर होते हैं अब्दुल गाफ़र खान। वैसे तो मुस्लिम लोग इस मूवमेंट के अंदर इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है उन्हें कह रही होती है कि आप इस मूवमेंट से अलग रहो। लेकिन खान अब्दुल गाफ़र खान गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे। इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। तो इनके अंदर पेशावर की, इनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इनकी लीडरशिप के अंदर, पेशावर के अंदर एक बहुत अ, बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट होता है। लोग खुलेआम वहाँ पर नमक बना रहे होते हैं, और इनके अंदर इनके जो फॉलोअर्स हैं उन्हें खुदाई खिदमतगार, इनकी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको खुदाई खिदमतगार कहा जाता था। और इन्हें रेड शर्ट्स भी बोलते थे, क्योंकि ये लाल शर्ट्स पहन के निकलते थे। तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इसके प्रोटेस्ट में पेशावर के अंदर बहुत मास लेवल पे प्रोटेस्ट होते हैं। इवन ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल भी चला जाता है पेशावर के ऊपर से एक हफ्ते तक। फिर गवर्नमेंट उस वहाँ पर मार्शल लॉ डिक्लेयर करती है, और काफ़ी रिप्रेशन दिखाती है, काफ़ी हिंसात्मक रवैया, लाठीचार्ज करती है पीसफुल प्रोटेस्टर पे। और इसी जगह का एक इंसिडेंट भी है जहाँ गढ़वाली सोल्जर्स ने अनआर्म्ड क्राउड पर, मतलब पीसफुल क्राउड पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो ये भी एक यहाँ का किस्सा है। और उसके अलावा भी पर काफ़ी जगह हिंसात्मक रूप होता है। लोग अनआर्म्ड क्राउड पर गोलियां चलाने का आदेश दिया जाता है, और कई जगह चलाती भी है आर्मी। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या रहा है इस मूवमेंट का? तो ये मूवमेंट बहुत ही सक्सेसफुल मूवमेंट था। इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को शेक करके रख दिया। पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बैठी रही कि कुछ एक्शन नहीं लिया उन्होंने गांधी जी के अगेंस्ट। फिर उन्होंने कहा ये तो हमारे हाथ से भारी जाती जा रही है, लोग टैक्सेस देने से मना कर रहे हैं, लोग खुलेआम सारे कानून तोड़ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि गांधी जी को किसी ना किसी तरीके से अरेस्ट किया जाए। तो उनको मौका मिलता है जब गांधी जी वो उनको खत लिख के भेजते हैं कि वो अगले दिन धरासाना सॉल्ट वर्क पर रेड करने वाले हैं। और इस खत के बिना पर गांधी जी को जेल भेज दिया जाता है। पर फिर भी ये धरासाना रेड जो है सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में की जाती है। उसके बाद भी क्योंकि अ, ये मूवमेंट काफ़ी ऑर्गेनाइज था, तो भी गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद भी सिचुएशन और उल्टी पड़ जाती है अंग्रेज़ों की, क्योंकि काफ़ी सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं गांधी जी के अरेस्ट होने पे। और सब लोग खुलेआम सड़कों पर सब जगह हड़ताल हो जाती है, मास प्रोटेस्ट हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली अंग्रेज़ों को झुकना पड़ता है इसके सामने, क्योंकि इस समय वेस्टर्न मीडिया भी यहाँ पर पहुँच चुका होता है। सारी दुनिया भर में इस मूवमेंट को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा होता है, और सारी दुनिया को ये समझ में आ जाता है कि एक नॉन वायलेंट सत्याग्रह भी एक टूल की तरह यूज़ हो सकता है इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट। तो और इस मूवमेंट की एक और बहुत ख़ास बात ये थी कि जैसे मैंने बताया, बहुत ही भारी मात्रा में वुमेन और डिप्रेस्ड क्लासेस इसके अंदर, इस मूवमेंट के अंदर पहली बार फ्रीडम मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो रिज़ल्ट ये निकलता है कि 1930s के बाद 1931 में पहला फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। उसमें देश की बाकी सारी पार्टीज़ होती हैं, लेकिन खाली इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं होती, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस तो इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रही है। तो वो क्यों पार्टिसिपेट करेगी, ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट क्यों करेगी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जब वो उन्हीं के अगेंस्ट आंदोलन कर रही है। तो जो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर डिसीजन निकलते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, क्योंकि देश की जो एक मेजर पार्टी है जिसकी सब लोग सुनते हैं, वो तो यहाँ आई नहीं। तो लॉर्ड इरविन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट दबाव डालती है कि किसी भी तरीके से अगली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर कांग्रेस को लेकर आओ। तो गांधी जी को जेल से रिलीज़ कर देते हैं लॉर्ड इरविन, और 15 दिन तक गांधी जी के साथ बैठकें चलती है लॉर्ड इरविन की। और इसमें जो भी गांधी जी की मेजर डिमांड्स होती हैं, जैसे कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिन्होंने भी हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया है, उन सबको रिलीज़ करो। जिनकी भी ज़मीनें छीन ली गई है वो सब वापस करो, और सॉल्ट के ऊपर से कर हटाओ। ये सारी जो मेजर डिमांड्स है ये मान ली जाती हैं, और ये एक बहुत बड़ी जीत मानी जाती है, एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल मूवमेंट माना जाता है इसके कारण, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और ये जो गांधी इरविन पैक्ट है, ये एक तरीके से ये दर्शाता है कि जो भारतीय हैं और अंग्रेज हैं वो बराबर स्तर पर आमने सामने बैठे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। जो 90,000 प्रिजनर्स अरेस्ट किए गए थे गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद,
इतनी भारी मात्रा में इसमें लोग अरेस्ट कर लिए गए थे, जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से भी 3 गुना लोग थे। इन सबको छोड़ दिया जाता है और उसके बाद गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने लंदन चले जाते हैं, जहाँ पर कुछ नहीं होता है, कुछ खास रिजल्ट नहीं आता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। उसके बाद गांधी जी दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं 1932 में, पर उसे काफ़ी, इस बार ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी सतर्क हो जाती है और काफ़ी वायलेंटली क्रश कर देती है। और लेकिन फिर भी ये मूवमेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा, क्योंकि इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस के बाद अल्टीमेटली 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडर्न इंस्टीट्यूशन, जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसका काफ़ी बेसिस है। काफ़ी सारे जो अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीज़ें हैं वो इस 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही ली गई हैं। तो इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने एक बहुत ही मेजर रोल निभाया ब्रिटिशर्स के ऊपर दबाव डालने के लिए, भारतीयों की मांगें सुनने के लिए। हालांकि ये अपना अल्टीमेट गोल इंडिपेंडेंस अटेन नहीं कर पाई, पर वो भी अल्टीमेटली मिल ही जाता है। पर मेन चीज़ ये हुई, इसने भारत के लोगों को आज़ाद कर दिया अपने दिमाग के अंदर, अपने ख्याल के अंदर, कि वो जो एक गुलाम, अपने आप को गुलाम देश की तरह के सोचते थे, वो जो चीज़ है वो हमेशा के लिए लोगों के अंदर से, वो जो डर था, जो ब्रिटिशर्स का डर था, वो ख़त्म हो गया इसके बाद से। तो ये थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।